नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी से हमें ये पता लगता है कि जब काफ़ी सारे लोग आपको किसी एक काम के लिए मना कर रहे हों, तो वो काम कभी नहीं करना चाहिए। कई बार अपनी मनमानी करना या सिर्फ अपना फ़ायदा देखना बाकी के साथ बहुत भारी पड़ जाता है, या फिर कभी कभी तो ये खुद के लिए भी काफ़ी मुश्किलें खड़ा कर देता है। ऐसे ही आज की ये कहानी है झारखंड के एक छोटे से शहर की, जहाँ पर एक बहुत पुराना स्कूल हुआ करता था। वो स्कूल अपने पढ़ाई एजुकेशन के मामले में इतना ज़्यादा आगे था कि वहाँ पर लोगों का तांता हमेशा लगा ही रहता था। कुछ सालों बाद वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि वो उस स्कूल के साथ साथ और आगे की पढ़ाई और हॉस्टल भी अगर बना दें तो उनकी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी सिलसिले में उन्होंने अपने स्कूल के आसपास की ज़मीन के बारे में पता करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ पर कई सारी ज़मीनें देखी, लेकिन उनको जो ज़मीन चाहिए थी वो एक साथ इकट्ठी और बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए थी। ऐसी ज़मीन उन्हें अपने स्कूल के पिछले हिस्से में काफ़ी सारी मिल गई, और उस ज़मीन के भाव भी उनके सोचने के मुताबिक बहुत ज़्यादा कम थे। उन्होंने वहाँ पर वो स्कूल खुलवाने का अब तय कर लिया, और एक बार उन्होंने ये भी सोचा कि इस ज़मीन का इंस्पेक्शन उनके जानने वाले किसी पंडित जी से भी एक बार करवा लिया जाए। उसके बाद वहाँ पर जो भी चीज़ें करवानी होंगी, पूजा पाठ, भूमि पूजन, सब कुछ वो उनसे ही करवाने वाले थे। पंडित जी आए। पंडित जी ने उस ज़मीन को देखना जांचना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो उस ज़मीन के लगभग आधे हिस्से से घूमकर वापस आ चुके थे। घूमकर वापस आने के बाद उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, इस ज़मीन पर कोई भी काम मत करना, और अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, काम करोगे, तो या तो तुम्हें उसमें फ़ायदा नहीं होगा, या फिर तुम्हारे साथ किसी अलग तरह की मुसीबत लग जाएगी। लेकिन उस ज़मीन की डील तो हो चुकी थी, पैसे दिए जा चुके थे, सब कुछ फाइनल हो चुका था। अब पीछे हटना उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होने वाला था। उन्होंने उस ज़मीन की डील तो ये सोचकर की थी कि पैसे कम हैं तो उनका फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, लेकिन ये क्या, पंडित जी तो बहुत अलग बात कर रहे थे, तो उनकी बात माननी चाहिए। तब उन्होंने पंडित जी से इस बारे में जानने की कोशिश की। पंडित जी ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया और वो वहाँ से चले गए। उन्होंने वहाँ पर कोई भी पूजन, भूमि पूजन या किसी भी अलग तरह का कार्य करने से भी मना कर दिया। जिन्होंने वो ज़मीन खरीदी थी, उनके साथ में जो लोग थे, उन्होंने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ क्या पंडितों की कमी है, हम दूसरे पंडित लेकर आएंगे और यहाँ पर पूजा भी हो जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उसके बाद लगातार वो 3 और पंडितों को लेकर आए। उन 3 पंडितों ने भी वही बात कही जो कि पहले पंडित ने कही थी। अब उनके इस काम में रुकावट पड़ने की वजह से उन्होंने ये तय किया कि वो भूमि पूजन या फिर किसी और तरह की धार्मिक कार्यों को वहाँ पर ना करके सीधे सीधे कंस्ट्रक्शन शुरू करवाएंगे। आखिरकार कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के कुछ ही समय बाद जब थोड़ा बहुत वहाँ पे
चीज़ें बन चुकी थीं। तब अचानक एक दिन वहाँ के कुछ रीजनल लोग पहुँच गए और उन्होंने वहाँ के मालिक से बात करने की इच्छा जाहिर की और फिर वहाँ के मालिक से बात करने के लिए पहुँच गए। वहाँ के मालिक से बात करके उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो बात सुनकर वो काम वहीं पर उसी वक्त रोक देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तब भी काम ना रोकने का ही फैसला लिया और उस कंस्ट्रक्शन को जारी रखा। धीरे धीरे मुश्किलें तो काफ़ी आईं, लेकिन जैसे तैसे करके काफ़ी लंबा समय लगने के बाद वहाँ पर स्कूल, हॉस्टल सब कुछ बनकर तैयार हो चुका था। अब बारी थी उस जगह को शुरू करने की। उस जगह को शुरू करने से पहले मालिक की इच्छा थी कि वहाँ पर एक बार तो अब शांति की पूजा रखवा दी जाए, लेकिन जिसने पंडितों को बार बार लाया था उसने ये बात कहकर साफ साफ मना कर दिया, आप बेकार में इन सब लफड़ों में पड़ रहे हैं। आपको पता है बाकी के पंडितों ने क्या कहा था। अगर अब इतना सारा पैसा, मेहनत, मजदूर सब कुछ लगाने के बाद अब जब सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और तब आप इन चीज़ों के चक्कर में पड़ोगे तो आपका नुकसान ही होगा। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ अब इन चक्करों में ना पड़ के तुरंत जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें शुरू करवा दें। अब मालिक ने भी वैसा ही किया। जल्दी ही वहाँ पर पढ़ाई, बच्चों का आना रहना सब कुछ शुरू हो चुका था। बच्चे वहाँ पर अब इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि उस जगह को शायद अगर खाली करवाने की बात भी आती तो एक दिन में ये काम असंभव था। 2 महीने बीत चुके थे उस जगह को पूरी तरह से शुरू हुए और इन 2 महीनों में छोटी मोटी कंप्लेंट्स कभी कभार आ जाया करती थी, लेकिन उन सारे कंप्लेंट्स को वहाँ के टीचर्स, वार्डन्स हर कोई नज़रअंदाज करता था, क्योंकि उस जगह की सच्चाई किसी को भी नहीं पता थी। वहाँ एक ऐसी लड़की आई जिसका नाम था सोनी। सोनी एक ऐसी लड़की थी जिस लड़की ने पहले भी ऐसे किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया था और वो इन चीज़ों से बहुत मुश्किल से निकलकर तब उसने ये फैसला लिया था कि वो अपनी जगह, अपना शहर, अपना घर छोड़कर कहीं दूर हॉस्टल या स्कूल में रहकर नॉर्मल ज़िंदगी जिएगी और पढ़ाई करेगी। उस लड़की के वहाँ पहुँचते ही लगा जैसे अचानक से वहाँ की शक्तियाँ जागृत होने लगीं और तो और उसकी तरफ आकर्षित भी होने लगीं। धीरे धीरे सोनी को काफ़ी सारी चीज़ें महसूस होने लगी थीं। वो हर दिन अपने एक्सपीरियंस को अपने रूममेट्स के साथ शेयर किया करती और वो उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये बातें अब उसने अपने टीचर, वार्डन सबको बताने की कोशिश की, सबको भरोसा दिलाना चाहा, लेकिन उनमें से किसी के भी सामने अभी कोई चीज़ नहीं आ रही थी। इस वजह से किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और एक दिन अचानक वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो देखकर सबका मन कहीं ना कहीं सोनी की बातों पर भरोसा करना चाहता था। एक दिन सुबह सुबह जब बच्चे ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे तब उन्होंने देखा कैंपस के बीच के एरिया में सोनी की लाश पड़ी हुई है। सोनी को देखकर ऐसा जान पड़ता था जैसे सोनी ऊपर की छत से गिरकर मर चुकी हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? वहाँ सारे ऊपर के फ्लोर्स पर हमेशा ताला लगा रहता था। वहाँ की चाबी हमेशा वहाँ के सिक्योरिटी मैन के पास होती थी और वो ये चाबी सिर्फ और सिर्फ तभी इस्तेमाल किया करता था जब उसे खुद छत पर जाकर कोई काम करना होता था। ये बात जब सबको पता चली, सब ने ये जानने की कोशिश की कि कहीं कोई छत
गलती से खुली तो नहीं रह गई। सारे छतों का मुआयना किया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जो सिक्योरिटी वाला जिसके पास वो चाबी रहा करती थी, उन्होंने सबसे पहले उसे वहां से निकाल कर हटाना तय किया कि उनके हिसाब से वो अपने काम को ढंग से कर नहीं पाया। इसलिए उसे वहां से हटा दिया गया और नए सिक्योरिटी वाले को लाया गया। उसके बाद तो उस जगह पर लगातार मौतों का सिलसिला सा चल पड़ा और एक के बाद एक 5 मौतें हो चुकी थीं। अब इन 5 मौतों की वजह से धीरे धीरे वहाँ के बच्चों में अब डर फैलने लगा। वो बच्चे अंधेरा होने के बाद अपने कमरे से निकलना क्या, कमरे में भी बत्तियां जलाकर रहना पसंद करते थे। सब ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ रहना पसंद करते थे। अब ये चीज़ें कितने दिन तक चलती? कुछ दिनों तक तो ये सिलसिला लगा जैसे रुक गया, लेकिन एक हफ्ते बाद वापस से, लेकिन इस बार एक साथ एक लड़का और एक लड़की, दोनों की बॉडी उसी तरह से उसी जगह पर मिली जहां सोनी की मिली थी। और फिर अब सच में उस जगह की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे और अब इन चीज़ों को लेकर मालिक भी काफ़ी परेशान हो चुका था, क्योंकि जब से ये चीज़ें शुरू हुई थी उसे भी अपने घर में कई बार अलग अलग से साए दिख जाया करते थे, जिसकी वजह से अब उसके घर पर उसके बच्चे काफ़ी डरने लगे थे। आखिरकार थक हार कर उसने एक तांत्रिक, एक बाबा का सहारा लिया और उन्हें लेकर वो सबसे पहले अपने घर पर आया। घर पर आने के बाद उसने सारी बातें बताई। बाबा ने कहा, ये बात पूरी नहीं है, ये तुम मुझे अधूरी बातें बता रहे हो, और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारे घर में ऐसे किसी साए का रहना स्थायी रूप से नहीं है। वो यहाँ सिर्फ आना जाना करती हैं, उनकी जगह तो कोई और है। ये बात सुनते ही अब ना चाहते हुए भी मालिक को सारी बातें सच सच बतानी पड़ी, और सारी बातें सच सच बताने के बाद वो तांत्रिक बाबा को अपने स्कूल में, हॉस्टल में लेकर पहुंच चुके थे। वहां पर पैर रखते ही उन्होंने तुरंत जोर से चीखते हुए कहा, अनर्थ कर दिया ये तूने। ये बात सुनते ही मालिक को थोड़ी शर्म आई। उसने अपने सर को नीचे झुका लिया और उसने कुछ भी नहीं कहा। तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उच्चारण करने के बाद उस जगह पर वो अंदर दाखिल हुए। वहां उन्होंने दाखिल होते ही तुरंत ये कहना शुरू किया, ये जगह तू अभी के अभी खाली करके यहाँ से निकल जा, वरना यहाँ एक नहीं सारे बच्चों की, सारे इंसान की मौत ऐसे ही लगातार होते रहेगी। तू इस सिलसिले को रोक नहीं सकता, ना ही मैं, क्योंकि तूने ये जो जगह ली है ये जगह ही ऐसी है। ये जगह कोई और जगह नहीं, ये शमशान है, और इस जगह पर एक समय में लाशें जलाई जाती थी। ये उनकी जगह है और तू उनकी जगह पर आया है, इसलिए उनको यहाँ से निकालना नामुमकिन है। उनकी संख्या यहाँ पर पहले से कितनी है, इस बात का अंदाजा भी तू और मैं नहीं लगा सकते। ये बात सुनते ही अब मालिक के सर से पसीने छूट गए, क्योंकि इसी बात की वार्निंग उसे सबसे पहले वाले पंडित ने दी थी। यहाँ तक कि वो स्थानीय लोग भी उसे यही बात बताने आए थे कि यहाँ पर सालों पहले शमशान हुआ करता था, जहाँ लोगों को जलाया जाता था, और आपने यहाँ पर बिल्डिंग बना ली। ऐसा ना करें, वरना कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कोई भी बच नहीं पाएगा। लेकिन उसने सबकी बातें अनसुनी कर दी
और सबकी बातें अनसुनी करने के बाद उसने अपना मनचाहा काम किया, तो अब उसे भुगतना तो था ही। ये बात अब तांत्रिक के मुंह से सुनने के बाद उसके पास सच में कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब वो अपने इतने सारे पैसे को कैसे जाया होने दे सकता था। इसलिए उसने तांत्रिक से इस मामले में मदद करने की गुहार की। उसने कहा, पंडित जी आप कुछ तो कीजिए, इस जगह का शुद्धिकरण कीजिए, इस जगह को बांध दीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन मैंने इस जगह के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं और बहुत समय भी लगा है। अब मैं इस जगह को कैसे खाली करवा दूं? फिर मैं क्या करूंगा? मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। फिर तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, अगर तू इस जगह को खाली नहीं भी करवाएगा तब भी तू सड़क पर ही आएगा, लेकिन तब तू अकेला होगा, क्योंकि तू अपने इन बच्चों के साथ साथ अपने खुद के बच्चे भी खो देगा। तेरा पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। यहाँ की आत्माएं अब तुझे तेरे घर में भी दिखाई देने लगी हैं। अगर 3 दिन के अंदर तूने ये जगह पूरी तरह से खाली नहीं करवाई तो अब ये मौत का सिलसिला तेरे घर पर भी चालू होने वाला है। मैं ये साफ साफ देख सकता हूँ। अब वो समय आ गया है जब तू खुद की अपनी गलती का भुगतान करेगा। ये बात सुनते ही अब सच में उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। बात जब तक दूसरे के मौत की होती है तब तक तो चल जाता है, लेकिन जहाँ बात अपने परिवार पर आ जाए, लोग हमेशा वहाँ से बचने और भागने का ही रास्ता ढूंढते हैं। अब जबकि इन्होंने सीधी सीधी ऐसी बात कह दी थी, तब उसने ये तय कर लिया कि वो इस जगह को खाली ही करवाएगा। लेकिन तांत्रिक ने ये कहा, तू इस जगह को ऐसे भी अचानक खाली नहीं कर सकता। तुझे पहले इस जगह को खाली करवाना पड़ेगा और इन सारे बच्चों को एक जगह पर एकत्रित करके मैं जहाँ हवन कर रहा हूँ वहाँ पर इन सारे बच्चों को लेकर आना पड़ेगा। और मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि मुझे पता चले कि अभी यहाँ की आत्माओं का साया इन बच्चों पर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो ये सिलसिला तब भी नहीं रुकने वाला है। फिर उसने तांत्रिक की सारी बातें मानी। तांत्रिक ने भी एक जगह देखकर वहाँ पर अगले दिन से ही हवन की तैयारी की और ये हवन लगातार 3 दिनों तक चलता रहा, तब तक जब तक कि वो जगह पूरी तरह से खाली नहीं हो गई। बारी बारी सारे बच्चे, टीचर्स, वार्डन जो भी उस जगह के संपर्क में थे, सब वहाँ पर आते गए। सब ने वहाँ उस हवन कुंड में आहुति डाली। आखिरकार आज वक्त था उस अमीर आदमी के परिवार का, वहाँ के मालिक के सारे बच्चे, उसकी पत्नी और खुद मालिक का। वो जब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जब आहुति डाली, हवन कुंड की अग्नि जिस तरह से होने लगी, तांत्रिक को ये बात समझते देर नहीं लगी कि उसके छोटे बेटे पर उस आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है। और तांत्रिक ने तुरंत सारे लोगों को वहाँ से जाने को कह दिया और वो वहाँ पर उस बच्चे को लेकर कोई पूजा विधि करने और उससे करवाने लगे, जो कि वो करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की थी। वो उनकी जगह छीनना चाहता था तो सज़ा तो मिलनी थी। आखिरकार उन्होंने जितनी देर तक पूजा हवन विधि करनी थी की, लेकिन इस विधि के पूर्ण होते होते उस बच्चे के दोनों पैर हमेशा हमेशा के लिए काम करना बंद कर चुके थे। और जब ये बात मालिक को पता चली तब उसे बहुत आघात पहुंचा, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कीमत
उसे भी चुकानी पड़ सकती है। अब वो रो रहा था, पछता रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने साफ साफ कहा, या तो इसके पैर या तो इसके जीवन। और उनके बोलने के बाद ही तांत्रिक बाबा ने उस पर आई हुई आत्माओं को उसके पैर की एक अंग बलि दी और उसके बाद उन आत्माओं ने उस बच्चे को कभी भी परेशान नहीं किया। वो जगह आज भी पूरी तरह से खाली है और अब वो जगह खंडहर बन चुकी है। उस जगह पर कोई नहीं जाता। धीरे धीरे वो इमारत बाकी इमारतों के मुकाबले काफ़ी जल्दी झड़कर जर्जर हो चुकी है। अब उसके थोड़े ही अवशेष वहाँ पर बचे हैं। अब वहाँ पर उन लोगों के अलावा कोई नहीं रहता जो जगह जिनकी पहले से थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी, कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपका वो एक्सपीरियंस भेज सकते हैं। और हाँ, मैं इस चैनल पर अब एक ऐसी चीज़ शुरू करने वाली हूँ जिससे मैं मेरे सारे दोस्तों के बारे में और ज़्यादा जानकारी रख सकूँ। वो है कि आप जो भी मुझे कमेंट करते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप अपने कमेंट, अपने फीडबैक के साथ साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम मुझे ज़रूर मेंशन करके भेजें, ताकि मैं मेरी हर कहानी में आप सब के बारे में भी बता सकूं कि आप सब मुझे कितना और कहाँ कहाँ से अपना प्यार और सपोर्ट भेजते हैं। मेरे लिए इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं अमित जी। ये कहाँ से हैं ये मुझे नहीं पता, तो अमित जी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं। बाकी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जैसे कि आकाश जी, उनके भी शहर का नाम मुझे नहीं पता। तो आप सब प्लीज़ ये काम करना आज से ही मेरे लिए शुरू कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।